नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कस आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा बैंकों का विकास, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैंकों का विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। लेकिन उन बैंकों का नियमन कौन करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ देखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई और इनके कार्य क्या है उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखने वाले हैं। परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट भी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी। यहाँ देखेंगे कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है वो 1931 में एक जांच समिति का गठन किया जाता है। उसका नाम होता है केंद्रीय बैंक जांच समिति। केंद्रीय बैंक जांच समिति नाम होता है 1931 में। और आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रीय जांच जो समिति है ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 1930 में वैश्विक मंदी आई थी। वैश्विक मंदी जो आती है वो आती है 1930 में, जिसके चलते ये तय किया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली में कुछ कमियां हैं, उसको दूर करना है। भारत के संदर्भ में एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया जाता है 1931 में। ये सिफारिश करती है कि एक रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। उससे पहले लेकिन ध्यान देंगे 1931 में जब केंद्रीय बैंक की जांच समिति बनती है उसके पहले भी एक आयोग का गठन किया गया होता है, हिल्टन यंग आयोग, 1926 में। याद रखेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक के रूप में किसी बैंक की स्थापना करने की जो सिफारिश करता है वो हिल्टन यंग आयोग होता है, जो कि 1926 में गठित होता है। लेकिन जिस सिफारिश पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है उसका नाम है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, जो कि 1931 में बनती है। तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आरबीआई की स्थापना है, इस जांच समिति के सिफारिशों के आधार पर 1934 में आरबीआई अधिनियम बनाया जाता है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 में होती है। ये परीक्षा का प्रश्न आपके है, 1 अप्रैल 1935 में। जो उसकी अधिकृत पूंजी होती है बैंक की वो होती 5 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। फिर आरबीआई का जो गठन होता है, आरबीआई जो गठित कर दिया गया है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 में। तो एक अधिनियम और बनाया जाता है, आरबीआई अधिनियम 1949। तो देखेंगे जो जितने भी व्यापारिक वाणिज्यिक निजी बैंक हैं उनका जो नियमन होता है वो आरबीआई अधिनियम 1934 और आरबीआई अधिनियम 1949 के तहत ही किया था। इन दो अधिनियमों के माध्यम से ही पूरी बैंकिंग प्रणाली का नियमन किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं, उसका नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मतलब इन दो अधिनियम का प्रयोग करती है आरबीआई। ये तो आरबीआई की स्थापना हो गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आरबीआई था, मतलब कि 1949 से पहले ये निजी हाथों में था, शेयर धारकों के आधार पर निजी हाथों में था, जिसको सरकार हैंड ओवर करती है, अपने हाथों में ले लेती है 1949 में। यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके जो पहले गवर्नर थे, जिनका जो कार्यकाल था 1935 से लेकर 1937, मतलब पहले गवर्नर, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन कर दिया जाता है। तो उनका नाम होता है सर ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे,
तो वो आपको पता होना चाहिए, सर सी.डी. देशमुख। तो सर सी.डी. देशमुख हैं और सर ओसबॉर्न स्मिथ। ध्यान देखिएगा, तो आज़ाद भारत में स्वतंत्रता के बाद सर सी.डी. देशमुख थे आरबीआई के गवर्नर। और वैसे भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 37, मतलब ब्रिटिश भारत कह सकते हैं। आरबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ये 1937 की बात है कि जब मुख्यालय इसका मुंबई में बनाया गया, लेकिन 1937 से पहले आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय एक होता था, जो शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में कह सकते हैं। मुख्यालय जो था 1937 से पहले वो कहाँ था? कोलकाता में था। कार्यों की एक बात करें तो देखेंगे नोटों का निर्गमन जो होता है, मुख्य कार्य एक तरह से आरबीआई का होता है। इसके अलावा भी बहुत से कार्य है, उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन जब नोटों के निर्गमन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें 1 रुपये के नोट जो हैं, और इसका निर्गमन आरबीआई नहीं करता है। इस 1 रुपये से ऊपर के जितने नोट होते हैं उनका निर्गमन आरबीआई करता है। तो 1 रुपये नोट का जो निर्गमन वो करता कौन है? तो वित्त मंत्रालय, और जिस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, ध्यान सुनिए, वर्तमान में जो 1 रुपया है और जो 2 रुपये हैं, इसका निर्गमन यानी इसका मुद्रण जो है समाप्त कर दिया गया है। तो मुद्रण जो है वर्तमान में ना तो 1 रुपये का मुद्रण हो रहा है, ना ही 2 रुपये का मुद्रण हो रहा है। इसके ऊपर के नोटों का मुद्रण हो रहा है। या देखेंगे तो किसका वर्तमान में मुद्रण बंद हो गया, किन किन रुपए का? तो 1 रुपये का और 2 रुपये का मुद्रण समाप्त कर दिया गया है। देखेंगे जो आरबीआई का केंद्रीय निदेशक बोर्ड है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर, केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड है उसमें एक गवर्नर होता है, ध्यान रखेंगे, और 4 उप गवर्नर होते हैं। और जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड की वर्ष भर में जितनी बैठकें होती हैं, पूछ ले परीक्षा में, तो आप कहेंगे 6 बैठकें होती हैं। याद रखें 6 बैठकें होती हैं। अगर इनके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें आरबीआई के, तो 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और उप कार्यालय 4 हैं। याद रखें, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 27 क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे भारत में, और उप कार्यालयों की संख्या 4 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आरबीआई है वो अपने पास एक जो कार्य करती है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली जो है एक महत्वपूर्ण एक तरह का यंत्र है इसके पास, आरबीआई के पास, जो इस प्रणाली के अनुसार आरबीआई क्या करती है ये ध्यान देंगे हम लोग। जो आरबीआई है वो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखती है। ये रखना पड़ेगा, उसको रखती है नहीं, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष इसके पास होना ही चाहिए, लेकिन वो किस रूप में होना चाहिए ये भी एक फैक्ट है। पहला कि 115 करोड़, मतलब 200 करोड़ के अंदर 115 करोड़ रुपए वो स्वर्ण के रूप में अपने पास रखेगी, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास रखेगी। मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में वह 85 करोड़ रुपए उसको अपने पास रखना होता है, और 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में रखना होता है। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। और इस न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले आरबीआई ने शुरुआत कब की? तो 1957 में। याद रखिएगा 1957 में। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं आपके। तो न्यूनतम कोष प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1957 में होती है, और न्यूनतम कोष कितना होना चाहिए? 200 करोड़ रुपए, जिसमें से 115 और 85 चलेगा। 115 रुपये जो हैं वह स्वर्ण के रूप में, और 85 जो है विदेशी मुद्रा के रूप में। अब आते हैं आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण जब कार्यों में हम लोग आते हैं तो देखेंगे इतने सारे कार्य मैंने यहाँ पर ऑन बोर्ड कर रखा है। तो पहला जो है मौद्रिक नीति का संचालन करना होता है। मौद्रिक नीति का संचालन में क्या करना होता है इसको समझेंगे, हल्का हल्का समझ ले। मौद्रिक नीति में क्या करती है आरबीआई, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि वो अलग ही अपना एक टॉपिक रख रखा है उसने।
मौद्रिक नीति संचालन का आशय यह है कि इसके माध्यम से वह बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है, मतलब मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का कार्य मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई करती है। ठीक है, उसके लिए वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कि आप सुनते होंगे बैंक दर इतना है, रेपो दर इतना है, रिवर्स रेपो दर इतना है, एसएलआर इतना है। तो ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स है जिनका उपयोग करके ये अपने कार्यों को संपन्न करती है, मतलब तरलता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये हम लोग चीज़ें देखते हैं, यानी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को एक तरह से, मुद्रास्फीति मैंने आप लोग को पढ़ाया था। मुद्रास्फीति में जब देखते हैं आप, मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति होती क्या, ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस किस टूल्स का इस्तेमाल करती है ये आपको बताना है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आयात निर्यात पर या भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये आपको मुझे बताना है। मगर मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति में कितने और प्रकार हैं, उस चीज़ों को मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति संचालन यानी सीधे कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। फिर मैंने दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, साख नियंत्रण। जब हम लोग साख नियंत्रण की बात करते हैं तो साख नियंत्रण और साख सृजन दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोनों कार्य होते हैं, लेकिन दोनों कार्य अलग अलग लोग करते हैं। जब हम लोग साख नियंत्रण कह रहे हैं तो साख नियंत्रण करता कौन है, तो आरबीआई करती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण कार्य करती है। लेकिन जब हम लोग साख सृजन कहते हैं तो वो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंकों के हाथों में होता है। उदाहरण के तौर में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन जैसे जो 12 बैंक आप पढ़ते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वो सभी कार्य क्या करते हैं, साख सृजन का। लेकिन साख का नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। यानी कि वह बैंकों के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य कर रही है, नियमन करने का कार्य करते हैं, विनियमन करने का कार्य करती है नियम कानूनों के माध्यम से। ठीक है, तो नियंत्रण करने की प्रणाली इसके पास है, सृजन करना कार्य इसका नहीं है। सृजन करने में अब हम बोल रहे हैं कि साख का सृजन करने, इसका मतलब ये होता है कि बैंक क्या करेगा, जनता की जमाओं को इकट्ठा करेगा, मतलब जनता जो पैसे जमा करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देने का कार्य करता है। इसके माध्यम से वह साख सृजन का कार्य करती है। लेकिन ये कार्य आरबीआई का नहीं है कि वह जनता को लोन दे या जनता की जमाएं स्वीकार करे, यह आरबीआई कार्य नहीं है। तो इससे सीधे साफ स्पष्ट हो जाता है कि साख सृजन की जो परिभाषा है उसको फॉलो करने का कार्य आपका कौन कर रहा है, वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक कर रहे हैं या निजी बैंक कर रहे हैं। ठीक है, ना कि आरबीआई कर रहा है। आरबीआई रूल और रेगुलेशन के माध्यम से बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है कि बैंक सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में मैंने अभी आपको यहाँ शुरुआत में बता दिया कि मुद्रा जारी करने का कार्य नए नए मुद्राओं को जारी करती है। 500 के नोट, 2000 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, मतलब मुद्रा जारी करने का कार्य कौन कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बैंकों के बैंक के रूप में। तो बैंकों के बैंक के रूप में काम कर रहा है, मतलब बैंक जो नीचे निजी बैंक है, अन्य वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनको पैसे देने और उनकी जमाएं स्वीकार करने का कार्य कौन कर रहा है, बैंक आरबीआई। मतलब वो बैंकों का बैंक है। जैसे हमारा बैंक क्या है, जनता का बैंक क्या है, जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका खाता एसबीआई में खुला हुआ है, तो एसबीआई क्या है, जनता का बैंक है। लेकिन आरबीआई में किसका पैसा जमा और किसको लोन दे रही है या किसको पैसे उधार के रूप में दे रही है, तो वो आरबीआई बैंकों को दे रही है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये भी एक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करती है। भारतीय बैंकिंग वही सामान्य सी चीज़ है कि भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था मतलब वित्तीय प्रणाली में जो जो चीज़ें आ जाएंगी, नीचे के जितने बैंक हैं वाणिज्यिक, उनको विनियमित करने का कार्य आरबीआई कर रहा है।
सरकार के बैंकर एजेंट एवं सलाहकार की भूमिका अदा करता है। यानी कि सरकार के बैंकर के रूप में वह सरकार को लोन देने का कार्य कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। मतलब सरकार को, मतलब जो नीचे के बैंक उनको तो देता ही देता है, लेकिन बैंक सरकार को भी देता है, और जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उसके विकास में भी योगदान देता है। मतलब सरकार की प्रतिभूतियां हैं, और सरकार को जो मुद्रा का जो परिचालन है सही रूप से हो, उस मामले में भी सलाह देने का कार्य आरबीआई कर रही है। क्या देखेंगे? दूसरी चीज आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करती है। मतलब कि मैंने अभी बताया कि जो भी विदेशी मुद्रा होगी, जो भी व्यापार होता है उसमें उसको किस तरह से हो, व्यापार किस तरह से हो, उसमें विकासात्मक कार्य करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार होती है। विदेशी मुद्रा के भंडारण का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये विदेशी मुद्रा के भंडारण के रूप में भी कार्य कर रही है। उसका प्रबंधन करने का कार्य कौन कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। विदेशी विनिमय दर का नियमन भी कर रहा है ये। विदेशी विनिमय दर का, जैसे आप लोग सुनते रहते हैं कि रुपया इतना मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, या रुपया इतना कमज़ोर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी, इसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब विदेशी विनिमय दर का नियमन भी करना इसके कार्य में शामिल है। अन्य विकासात्मक कार्यों की भूमिका का निर्वहन भी ये करता है। जैसे हम कह सकते हैं विकासात्मक कार्यों के रूप में, जैसे कुछ बैंकिंग संस्थाओं का या वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करना। उदाहरण के रूप में आपने देखा है कि ग्रामीण विकास बैंकों का निर्माण कार्य करने का इसका कार्य है। राष्ट्रीय आवासीय बैंकों का एनएचबी का कार्य स्थापित करने का कार्य आरबीआई का है। और जैसे औद्योगिक विकास बैंक हैं या लघु औद्योगिक विकास बैंक हैं, इनका निर्माण करने का कार्य विकासात्मक भूमिका के अंतर्गत शामिल करते हैं, जो कि आरबीआई का है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और ये काम है। परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया कि इन चारों ऑप्शन में या कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या कौन सा कार्य नहीं है। तो इसके अलावा कोई अगर अन्य कार्य आ जाए तो आप सीधे इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के मुख्य कार्य क्या हैं और व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या होते हैं और किस भूमिका में होते हैं। और आप लोग ने पेपर, जो पुराने बच्चे उन्होंने पेपर दिया तो उनको पता होगा, आइडिया लग रहा होगा कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने पेपर में कहीं अटेंड किया है, या पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें पूछ लिए गए हैं कि क्या कार्य हैं क्या कार्य नहीं है। और यहाँ से भी परीक्षा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि न्यूनतम कोष प्रणाली के रूप में किस तरह से आरबीआई की भूमिका होती है, किस तरह से क्या कार्य कर रहा है वो, ठीक है ना, किस रूप में करता है, रेशियो। ये आपसे जो विदेशी मुद्रा है करोड़ में और जो स्वर्ण है कितने करोड़ में, ये भी परीक्षा प्रश्न पूछा, कब ये लागू हुआ, कब इसने अपनाया आरबीआई ने इस व्यवस्था को। नोटों के निर्गमन में कितनी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। गवर्नर के रूप में कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है ना। अधिनियम के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीयकरण के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब निर्माण किया गया आरबीआई के ऊपर, किस आयोग की सिफारिश पर निर्माण किया गया, इससे पहले किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इस पर परीक्षा पे प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।